यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी खासकर हिंदी माध्यम में एक मैराथन की तरह है। बिल्कुल, एक बहुत लंबी दौड़। और इस मैराथन का जो सबसे मुश्किल हिस्सा है वो है वैकल्पिक विषय। उसमें भी राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी PSIR। यहाँ पे एक अजीब सी खामोशी है, एक खालीपन है, खासतौर पर अच्छी भरोसेमंद अध्ययन सामग्री को लेकर। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हिंदी माध्यम का लगभग हर गंभीर अभ्यर्थी जूझता है। आप बाजार में देखिए, हाँ, ज्यादातर किताबें प्लेटो से शुरू होती हैं और बड़ी मुश्किल से मार्क्स पर आकर दम तोड़ देती हैं। बस वही खत्म। ऐसा लगता है जैसे उसके बाद दुनिया में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन यूपीएससी तो 20वीं और 21वीं सदी में पहुंच चुका है। वही तो। पिछले कुछ सालों के पेपर उठाकर देखें तो हन्ना आरेंट, जॉन रॉल्स, माइकल ऑकशॉट और नारीवादी चिंतकों पर हाँ, उन पर सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि एक हिंदी माध्यम का अभ्यर्थी इन सब के लिए कहाँ जाए? कहाँ जाएं? 10 अलग-अलग वेबसाइट खंगालें, अधूरे नोट्स पर भरोसा करें या फिर बस उम्मीद करें कि ये सवाल परीक्षा में ना आए। और यही उम्मीद अक्सर टूट जाती है। तो आज हम इसी खामोशी को, इसी खालीपन को भरने वाले एक संभावित समाधान की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे सामने प्रोफेसर उषा कुमारी और डॉक्टर महेंद्र प्रकाश की लिखी किताब पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन सिर्फ इस किताब का रिव्यू करना नहीं है, नहीं, बल्कि ये परखना है कि क्या ये सच में हिंदी माध्यम के PSIR अभ्यर्थियों के लिए एक निर्णायक समाधान, एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन सकती है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो फिर इस मुद्दे को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उसी समस्या पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की, मार्क्स के बाद के चिंतक। ये एक तरह से ब्लैक होल क्यों बना हुआ है हिंदी प्रकाशन में? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो अकादमिक जड़ता है। मतलब विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम दशकों से चला आ रहा है, प्रकाशक भी उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। अच्छा। दूसरा, इन आधुनिक चिंतकों के विचार जटिल हैं। उनकी मूल भाषा से हिंदी में सटीक अनुवाद करना और फिर उसे यूपीएससी के नजरिए से समझाना एक बहुत बड़ी बौद्धिक चुनौती है। इसमें मेहनत बहुत है। मेहनत भी है, समय और विशेषज्ञता दोनों लगती है। इसलिए ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं, प्लेटो से मार्क्स तक। यहीं पर ये किताब पहली नजर में ध्यान खींचती है। मैंने इसकी विषय सूची देखी, कुल 33 अध्याय हैं। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, ये सब तो हैं ही, जो होने भी चाहिए। बिल्कुल, वो तो आधार है। लेकिन जो चीज असल में चौंकाती है वो है आखिरी के अध्याय। अध्याय 28 मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट, अध्याय 29 सिमोन दे बुवार, अध्याय 30 रोजा लग्जमबर्ग। मतलब नारीवादी चिंतकों को जगह दी गई है, पूरी जगह। और फिर अध्याय 31 में जॉन रॉल्स, 32 में माइकल ऑकशॉट और 33 में हन्ना आरेंट। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है ना। ये सिर्फ एक अध्याय जोड़ना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खाई को, एक बहुत बड़े गैप को पाटना है। आप सोचिए, जॉन रॉल्स के अज्ञान के पर्दे यानी वेल ऑफ इग्नोरेंस के विचार के बिना आप न्याय पर एक मजबूत तर्क नहीं बना सकते। बिल्कुल नहीं बना सकते। या हन्ना आरेंट के विश्लेषण के बिना आप ये नहीं समझ सकते कि आधुनिक तानाशाही कैसे काम करती है। आपने हन्ना आरेंट का जिक्र किया तो थोड़ा और बताइए इस पर। उनका कौन सा विचार है जो आज के अभ्यर्थियों के लिए इतना जरूरी हो गया है? उनका एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है बुराई की सामान्यता यानी बनैलिटी ऑफ ईविल। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि कैसे बड़े बड़े नरसंहार करने वाले लोग कोई शैतान या राक्षस नहीं थे, वो साधारण ब्यूरोक्रेटिक लोग थे जो सिर्फ अपने अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे, बिना सोचे समझे। ये तो बहुत गहरा विचार है। और ये विचार आज GS4 के केस स्टडीज में नई जान डाल सकता है, जहां एक अधिकारी को नैतिक रूप से क्वेश्चनेबल आदेशों का सामना करना पड़ता है। ये किताब एरेंट पर एक पूरा अध्याय देती है जो अभ्यर्थियों को ये गहराई प्रदान करता है। तो ये तो साफ है कि किताब सिलेबस के हर कोने तक पहुंचती है, कोई भी जरूरी विचारक छूट नहीं रहा है। बिल्कुल छूट नहीं रहा। पर हम जानते हैं कि यूपीएससी सिर्फ ज्ञान का गोदाम नहीं ढूंढ रहा, बल्कि एक ऐसा दिमाग चाहता है जो इन विचारों को आपस में जोड़ सके। सही। तो क्या ये किताब सिर्फ क्या बताती है या क्यों और कैसे की गहराई तक भी ले जाती है? यहाँ इस किताब का सबसे मजबूत पॉइंट सामने आता है। अच्छा। इसकी जो लेखन शैली है वो विचारों के, कह सकते हैं, द्वंद्वात्मक विकास यानी डायलेक्टिकल एवोल्यूशन पर टिकी है। द्वंद्वात्मक विकास, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी विचार हवा में पैदा नहीं होता। एक विचार आता है जिसे हम थीसिस कहते हैं,
समाज में उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, यानी एंटीथीसिस, और फिर दोनों के टकराव से एक नया बेहतर विचार यानी सिंथेसिस जन्म लेता है। ये किताब हर चिंतक को इसी ऐतिहासिक संवाद का हिस्सा दिखाती है। एक उदाहरण से बात और साफ होगी। बिल्कुल, सबसे क्लासिक उदाहरण तो प्लेटो और अरस्तू का है। किताब समझाती है कि प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थे, डिडक्टिव। वो एक आदर्श राज्य की कल्पना से शुरू करते हैं और फिर बताते हैं कि दुनिया को वैसा होना चाहिए। एक टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल। इसकी प्रतिक्रिया में उनके ही शिष्य अरस्तू ने आगमनात्मक यानी इंडक्टिव पद्धति अपनाई। उन्होंने उस समय के 158 संविधानों का अध्ययन किया। 158? हाँ, उस वास्तविक डेटा के आधार पर उन्होंने बताया कि सबसे अच्छा संभव राज्य कैसा हो सकता है। एक आदर्शवाद पर है, दूसरा यथार्थवाद पर। ये एक द्वंद्व है। ये तो बहुत स्पष्ट है। कोई और उदाहरण, शायद आधुनिक विचारकों में से? हॉब्स और लॉक का उदाहरण देखिए। दोनों ने इंग्लैंड के गृह युद्ध का भयानक दौर देखा था। हाँ। उस अराजकता के अनुभव से हॉब्स ने लेविथान लिखा। उनका थीसिस था कि अराजकता से बचने के लिए एक निरंकुश शासक जरूरी है, चाहे इसके लिए लोगों को अपनी आजादी ही क्यों न देनी पड़े। सत्ता सबसे ऊपर। बिल्कुल। इसके ठीक उलट लॉक ने उसी अनुभव से एक एंटी थीसिस दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तो प्राकृतिक अधिकार है। सरकार का काम इन अधिकारों की रक्षा करना है, उन्हें छीनना नहीं। और इन्हीं के टकराव से, इन्हीं के थीसिस और एंटीथीसिस के टकराव से संवैधानिक सरकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सिंथेसिस निकला, जो आज के लोकतंत्र का आधार है। किताब इसी तरह हर विचार को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर समझाती है। तो मतलब ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि सोचने का एक तरीका सिखाती है। ये अभ्यर्थियों को एक विचारक की आलोचना दूसरे विचारक के नजरिए से करना सिखाती है। बिल्कुल, और यही मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक उत्तरों के लिए सबसे जरूरी कौशल है। और इसी से जुड़ी एक और खास बात है, किताब में इस्तेमाल की गई शब्दावली। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग यानी CSTT द्वारा अनुमोदित मानक हिंदी शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन परीक्षक जब डिडक्टिव के लिए निगमनात्मक और सॉवरेनिटी के लिए संप्रभुता जैसे सटीक शब्द देखते हैं तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ढीले ढाले अनुवाद से नंबर कटते हैं, ये तो तय है। बिल्कुल। अच्छा, एक अभ्यर्थी के तौर पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो। PSIR पढ़ते हुए अगर GS और निबंध की भी तैयारी हो जाए तो ये तो सोने पे सुहागा है। क्या ये किताब उस तरह का मल्टीप्लायर इफेक्ट देती है? मैं खासतौर पर GS4 यानी नीति शास्त्र के बारे में सोच रहा हूँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हाँ, ये किताब केवल PSIR के लिए नहीं है, ये एक UPSC अभ्यर्थी के पूरे बौद्धिक विकास के लिए है। ये विचारों की एक ऐसी नींव रखती है जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया में काम आती है। आपका सवाल बहुत अच्छा है। चलिए GS4 पर ही बात करते हैं। हाँ, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक केस स्टडी है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक बड़ी फैक्ट्री लगाने की अनुमति देनी है। विकास होगा, पर एक आदिवासी समुदाय विस्थापित होगा और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। एक क्लासिक दुविधा है। हाँ, एक सामान्य अभ्यर्थी क्या लिखेगा? सामान्य अभ्यर्थी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की बात करेगा, आदिवासियों के पुनर्वास की बात करेगा, जो कि ठीक है पर बहुत सामान्य है। अब सोचिए, जिस अभ्यर्थी ने इस किताब से प्लेटो को पढ़ा है, वो अपने उत्तर की शुरुआत प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से कर सकता है। वो तर्क दे सकता है कि इस केस स्टडी में न्याय का अर्थ होगा कि सरकार अपना काम करे, यानी विवेक से निर्णय ले, उद्योगपति नियमों के तहत अपना काम करें और आदिवासियों के अधिकारों का हनन ना हो। ये उत्तर को एक दार्शनिक ढांचा देता है। अच्छा। इसी तरह वो अरस्तु के इस विचार का उपयोग कर सकता है कि राज्य का लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करना है। क्या ये फैक्ट्री उस क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छे जीवन में योगदान देगी? ये सवाल केस स्टडी के विश्लेषण को कई स्तर ऊपर ले जाता है। और निबंध के बारे में क्या? निबंध में तो अक्सर अमूर्त विषय आते हैं। निबंध में तो ये किताब खजाने की तरह है। सोचिए, विषय है, क्या निजता डिजिटल युग की पहली बलि है? बहुत प्रासंगिक विषय है। बिल्कुल। आप रूसो के इस प्रसिद्ध उद्धरण से शुरू कर सकते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। फिर आप तर्क दे सकते हैं कि आज ये जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिदम की हैं। वाह!
आप जॉन स्टुअर्ट मिल के हार्म प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने के लिए कि निजता में दखल तभी जायज है जब उससे किसी और को सीधा नुकसान हो रहा हो। ये विचार आपके निबंध को सिर्फ एक राय से उठाकर एक सुविचारित दार्शनिक तर्क बना देते हैं। तो हमने देखा कि ये किताब आधुनिक विचारकों की कमी को पूरा करती है, विश्लेषणात्मक उत्तर लेखन की क्षमता विकसित करती है और जीएस और निबंध के लिए भी एक ठोस वैचारिक आधार देती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आ सकते हैं? क्या ये किताब हिंदी माध्यम के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है? मेरे विचार में हाँ, और इसका कारण ये है कि ये एक साथ 3 सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान करती है: कंटेंट गैप को भरना, विश्लेषण की स्किल सिखाना और ऑप्शनल के ज्ञान को जीएस तक पहुंचाना। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम। हाँ, इसलिए मैं इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहने में संकोच नहीं करूंगी। गोल्ड स्टैंडर्ड एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन क्या एक ही किताब पर इतनी निर्भरता एस्पिरेंट्स के लिए खतरनाक नहीं हो सकती? क्या इससे उनके उत्तरों में एक रूपता आने का खतरा नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है। देखिए, एक अच्छी किताब रटने के लिए जवाबों का संग्रह नहीं होती, बल्कि सोचने के लिए औजारों का एक बॉक्स होती है। टूल्स का एक बॉक्स? हाँ, ये किताब आपको प्लेटो, हॉब्स और आरेंट के औजार देती है। अब उन औजारों का इस्तेमाल करके आप क्या बनाते हैं, ये आपकी अपनी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। ये किताब आपको सोचने के लिए कच्चा माल देती है, विचार देती है और विचारों को जोड़ने का तरीका सिखाती है। तो ये मौलिक सोच को सक्षम बनाती है, उसे प्रतिस्थापित नहीं करती। बिल्कुल। अंतिम विश्लेषण, अंतिम तर्क तो अभ्यर्थी का अपना ही होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तो हमारी पड़ताल का निचोड़ ये है कि ये किताब हिंदी माध्यम में एक बहुत बड़ी और पुरानी कमी को पूरा करती है। ये न केवल पाठ्यक्रम को कवर करती है, बल्कि परीक्षा की मांग के अनुसार सोचने और लिखने की क्षमता को भी विकसित करती है। ये एक मजबूत आधार तैयार करती है, जिस पे अभ्यर्थी अपनी तैयारी की शानदार इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो हमारे सभी गंभीर अभ्यर्थियों के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है: अपनी अध्ययन सामग्री से समझौता ना करें। अपनी तैयारी को सही दिशा देने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक पर क्लिक करें और अपनी कॉपी ऑर्डर करें। तो इस पूरी चर्चा से ये बात तो साफ है कि राजनीतिक चिंतन हमेशा से एक संवाद रहा है। अरस्तू ने प्लेटो को जवाब दिया, लॉक ने हॉब्स को, और मार्क्स ने हीगल की आलोचना करके अपने विचार रखे। बिल्कुल। तो यहाँ हम एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल संप्रभुता जैसे मुद्दे हमारे सामने हैं, वे कौन से समकालीन विचार या नीतियां हैं जो भविष्य के राजनीतिक चिंतकों के लिए एक थीसिस का काम करेंगी, जिसकी वे या तो आलोचना करेंगे या जिसे वे आगे बढ़ाएंगे?